का हवाला ये दिया था कि अगर आप दुश्मनी में इतने ना बढ़ जाओ, नफरत में, कि आप इंसाफ ना कर सको। इस चीज़ का था उनके ऊपर इस पुरानी आयात के बाद के बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये केसेस के अंदर जो है कि इतना वज़न नहीं है, या वो लोग जिनके कुछ करप्शन के केसेस नैब के पास हैं या फाइलें नैब के पास मौजूद हैं, इनके बाद रिटायर हो रहे हैं, और ये रिटायरमेंट उनकी ये भी ज़हन में रखें कि इससे पहले उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उसाफ और एबीएन डिजिटल में खुशामदीद। आज हम बातचीत करेंगे एहतसाब जज मोहम्मद बशीर साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 2 माह पहले रुखसत पर जाने का फैसला क्यों किया। उन्होंने वजारत कानून और हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त किया कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही और वो अपनी जो उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 14 मार्च को कंप्लीट हो रही है, वो उससे पहले ही छुट्टी पर जाना चाहते हैं। ये दरख्वास्त उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दे दी। और मीनवाइल उन्होंने अडयाला जेल में आज समाअत भी की तोशाना केस के हवाले से। अलकादर ट्रस्ट 2 केसेस हैं जिनकी वो समाअत कर रहे हैं अडयाला जेल के अंदर, और इनकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 23 जनवरी तक अभी मुलतवी की गई है। लेकिन क्या 23 जनवरी या इसके बाद इस केस की समाअत होगी नहीं होगी? 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और उससे पहले क्या इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस मजीद आगे बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा बड़ा अहम सवाल ये है कि जज साहब को दरख्वास्त क्यों दी उन्होंने? क्या वाकई उनके सेहत के मसाइल हैं या उनके ऊपर इस केस का दबाव बहुत ज़्यादा है? ये 2 बड़े अहम मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर इस केस को देखा जाए तो भी आपको याद होगा चंद दिन पहले इमरान खान ने इसी अदालत के अंदर हेयरिंग के दौरान जब वहाँ पे मीडिया को क्योंकि अभी अलाउ किया जा रहा है, रोज़ चंद अफराद रावलपिंडी इस्लामाबाद से मीडिया के लोग अटेंड करते हैं इन हेयरिंग्स को, उस हेयरिंग में सूरत अल माइदा की आयत नंबर 8 का हवाला दिया था इमरान खान ने। और फिर ये उन्होंने ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये आयत पढ़नी चाहिए। और ये आयत क्या थी? उसमें उन्होंने सिर्फ एक उसका हवाला ये दिया था कि अगर आप दुश्मनी में इतने ना बढ़ जाओ, नफरत में, कि आप इंसाफ ना कर सको। तो ये आयत का कहा जा रहा है कि उस दिन भी जो वहाँ पे वकला थे या जर्नलिस्ट थे कि जज साहब की तबीयत उस दिन ही बोझल हुई थी, और शायद उनको जो अडयाला जेल का हॉस्पिटल है वहाँ पर ही उनका कुछ चेकअप भी किया गया और कुछ देर तक वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे थे। उसके बाद फिर वो 1-2 समातें गालबन नहीं हो सकी थी, मुलतवी हुई थी। एक समात जिसमें ये कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए समात मुलतवी की गई थी। तो ये दबाव क्या वाकई इस चीज़ का था उनके ऊपर इस पुरानी आयात के बाद के बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये केसेस के अंदर जो है कि इतना वज़न नहीं है। ये आपको याद होगा कि जब ये केसेस पहले भी नैब के अंदर पेश किए गए थे और उस वक्त भी नैब की जो इंटरनल रिपोर्ट्स बाद में सामने आई थी उनमें ये कहा गया था कि ये केसेस नहीं बनते। इस सिलसिले में एक चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा देकर गए, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्तीफ़ा देकर गए, और डिप्टी चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा देकर गए। और उस वक्त जो चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया था उससे पहले जिन्होंने अपना खिताब किया था वो भी पब्लिकली उसके मंदरजात सामने आए थे, और उन्होंने अपने अफसरों से खिताब करते हुए कहा था कि वो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, नैब के इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि वो इस मनसब से अलग हो जाएं। तो क्या ये सारे के सारे मामलात उसी तनाजुर के अंदर देखे जाएं? एक मुसलसल एक दबाव की कैफियत है प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर भी और लोअर अदलिया के ऊपर भी कि अपनी जो सियासी इंजीनियरिंग इस वक्त हो रही है। और सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, ये हर दौर के अंदर इलेक्शन से पहले नैब को इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन के बाद भी नैब को इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन से पहले नैब को इस्तेमाल किया जाता है सियासी जमातों में तोड़ फोड़ करने के लिए, वहाँ से लोगों को निकाला जाता है, सियासी जमातों से अलग किया जाता है, जिनकी शिकस्त दरकार हो उनके जो इलेक्टेबल हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है हमेशा से। और फिर इलेक्शन नताइज के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है उन अफराद को जो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए हैं, या वो लोग जिनके कुछ करप्शन के केसेस नैब के पास हैं या फाइलें नैब के पास मौजूद हैं, और उनको फिर फॉरवर्ड ब्लॉक या पेट्रियाट के नाम से, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी का ग्रुप बनाया गया था। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुस्लिम लीग काफ निकाली गई थी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से IPP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेट्रियाट निकाली गई। तो ये सारे के सारे हरबे कोई ढके छुपे नहीं हैं। तो इस तनाजुर में इस सारे मामले को ये देखा जा रहा है कि शायद ये केसेस भी इनके अंदर जान नहीं है, कोई जानदार केसेस नहीं है, ज़बरदस्ती बनाए गए, और शायद इसलिए बनाए गए कि इलेक्शन तक जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को जेल में रखा जाए। तो यही वजह है कि जिस रोज़ से इस कुरानी आयत का तज़किरा हुआ, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद जज साहब के ऊपर पहले से भी कुछ दबाव था, लेकिन
इसके बाद अब जब वो अपनी रिटायरमेंट की एज को पहुंच चुके हैं और 14 मार्च को वो 2 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं, और ये रिटायरमेंट उनकी, ये भी जेहन में रखें कि इससे पहले उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। वो इससे कबल ही उन्होंने जो है कि अपनी मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट होकर रिटायर हो जाना था, लेकिन उनको 1 बार एक्सटेंशन दी गई, फिर 2 बार दी गई और तीसरी बार एक्सटेंशन दी गई, जिसकी मुद्दत अभी 14 मार्च को कंप्लीट हो रही है। और ये एहतसाब जज हैं कि इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि ये पाकिस्तान के 5 साबिक वज़राए आज़म के केसेस जो हैं उसकी समाअत कर चुके हैं और वो फैसला दे चुके हैं। नवाज शरीफ के केसेस इनकी अदालत में रहे, समाअत की, यूसुफ रज़ा गिलानी की केसेस इनकी अदालत में रहे, समाअत की, इसी तरह से शाहिद खान अब्बासी के केसेस इनके पास रहे, राजा परवेज़ अशरफ के केसेस रहे, इमरान खान के केसेस रहे, और आसिफ अली जरदारी एक सदर मुमलिकत जो है उनके केसेस भी इनकी अदालत में है। और इस एतबार से भी ये बड़े मुनफरद जज हैं, लेकिन इस वक्त जो है कि कहा जा रहा है कि शदीद दबाव में, जिसकी वजह से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इनके इस्तीफे के रुखसत पे कबल अज़ वक्त, रिटायरमेंट से कबल अज़ वक्त इन्होंने अपनी जो है कि वो रुखसत की दरख्वास्त दे दिया है। इनके जाने के बाद केस कितना मुतासर होगा? कानूनी एतबार से देखा जाए, पहले नैब कानून के तहत ये होता था कि सदर पाकिस्तान मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से उनके जो नाम भेजे जाते थे उनमें से एहतसाब अदालत के जज की तकर्री किया करते थे। फिर नैब कानून के अंदर तरमीम की गई और अब जो है कि वो वफाकी हुकूमत वजारत कानून जो है वो नाम तजवीज़ करती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से समरी जाती है और प्रेसिडेंट उसकी मंजूरी देते हैं। अगर जज मोहम्मद बशीर साहब रुखसत पे जाना चाह रहे हैं और वो केस की मजीद समाअत नहीं करेंगे, तो फिर अब वजारत कानून फौरी तौर के ऊपर कोई नया नाम इस अदालत के हवाले से भेज सकती है और वजारत कानून और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से समरी प्रेसिडेंट हाउस को पहुँचेगी और वो फिर जज की तकर्री की मंजूरी देंगे और फिर वो इस केस की समाअत करेगा। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर एहतसाब अदालत जो है वो 3 अदालतें हैं एहतसाब की, और इसमें एक जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, 2 और भी जज साहबान हैं जो एहतसाब के केसेस जो है नैब केसेस को डील करते हैं। ये भी हो सकता है कि इमरान खान का केस जो है कि इस अदालत से किसी दूसरी अदालत मुंतकिल किया जा सकता है। ये 2 ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है कि ऑलमोस्ट इलेक्शन में जो है सिर्फ 18-19 दिन बाकी रह गए हैं, और अगर इसके बाद 23 को अगर समाअत होती है और जज मोहम्मद बशीर साहब 23 को नहीं आते या उनकी रुखसत मंजूर कर ली जाती है, तो उसके बाद एक तअत्तुल ज़रूर पैदा होगा और हुकूमत की कोशिश होगी कि इसको जल्द से जल्द नया जज तकर्रर किया जाए या इस केस को दूसरी अदालत के अंदर मुंतकिल किया जाए, ताकि हुकूमत की ये कोशिश है कि इसको इलेक्शन से पहले मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और इसमें इमरान खान को सज़ा दे दी जाए। क्योंकि ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो दीगर केसेस, इवन इन्हीं केसेस के अंदर भी उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जबकि 9 मई के जो मुकदमात के हवाले से जो केसेस थे वो भी ज़मानत के लिए लगा दिए गए हैं और पुलिस को नोटिस कर दिया गया। तो इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि वो इमरान खान को इलेक्शन तक बाहर ना आने दे। ये देखते हैं कि अब किसकी कोशिश कामयाब होती है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इमरान खान को इलेक्शन से पहले बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, या अदालत नए जज की तकर्री करके और ये जब तक ज़मानत के फैसले हों उस वक्त तक उनको एक नए केस के अंदर सज़ा दे के जेल में बरकरार रखती है। तो लेट्स सी, जो भी डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।